नमस्कार दोस्तों, आज हम तैयारी करेंगे इंग्लिश पेपर 2 की। तो इसके लिए आपके सामने मैंने कुछ 10 कुल मिला के 10 क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं और समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसे सॉल्व करने से आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है कि कैसा पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पे आप काम कीजिए। ठीक है। और हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहता है वो तो आप जान ही जाते हैं, मगर जो बाकी ऑप्शन रहता है उसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग इसके साथ साथ उन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द पोएट हु रोट लिटिल गिडिंग इज। तो इन 4 पोएट्स में से वो कौन है जिन्होंने लिखा था लिटिल गिडिंग? W.H. ऑडन, स्टीफन स्प्लेंडर, T.S. एलियट, W.B. ईस्ट। तो चलिए दोस्तों पहले गेस कर लीजिए, जिसको जो आंसर लग रहा है सही है उसे गेस कीजिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर है दोस्तों इसका T.S. एलियट। ठीक है, आंसर होगा C, T.S. एलियट। तो दोस्तों आंसर हुआ T.S. एलियट। ठीक है। तो इसके बारे में तो इनके बारे में तो आपको पता होगा, जैसे वेस्टलैंड भी इन्हीं का लिखा हुआ है। ये एक महान कलाकार थे साहित्य की दुनिया के। तो आते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर में क्या कहा गया है? हु सेड ट्रूथ विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन में है अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिशन, जॉन ड्राइडन, कोली किलबर। तो दोस्तों कहिए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप एक महान राइटर थे, ये भी इन्होंने लिखा था रेप ऑफ द लॉक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंड आई एम डम टू टेल द लवर्स टॉम। नेक्स्ट लाइन, हाउ एट माई शीट goes the same crooked worm. These lines occur in a poem by। ये जो लाइन है वो किसके कविता पे आपको प्राप्त होगी? किसने लिखा था ये कविता? सीधी बात है, मतलब कौन सी कविता से खींचा गया ये नहीं पूछा गया है, कि डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि इसके कवि कौन है। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोग गेस कीजिए, या जिसको पता है वो कमेंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों डाइलन थॉमस, फिलिप लार्किन, R.S. थॉमस, उसके बाद है रॉबर्ट ग्रेविस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डाइलन थॉमस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। The fault, dear breasts, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. These lines occur in a play by। मतलब कहा गया है कि ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से ली गई है। ये भी कहा गया है कि ये प्ले का है। ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया गया कि ये प्ले है। ठीक है। ये कौन सी प्ले का लाइन है, मतलब किसके प्ले का लाइन है वो आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग सोचिए। ऑप्शन में है शेक्सपियर, क्रिस्टोफर फ्राई, जेम्स बैरियर एंड कॉन्ग्रीव। तो इसका ऑप्शन होगा शेक्सपियर। ठीक है। और कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जूलियस सीजर से। जूलियस सीजर से लिया गया। इसका एक्ट भी मैं बता देता हूँ, एक्ट 1। और सीन है इसका, सीन है दोस्तों 3, थर्ड सीन है। और लाइन है 140 से 141 नंबर लाइन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ यहाँ पे बता दूँ कि कॉन्ग्रीव भी एक महान राइटर थे। इनके बारे में भी आप लोग पढ़ के रखिएगा, क्योंकि नेट में यहाँ से भी सवाल आता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
विच विक्टोरियन नोवेल हैज़ द नेपोलियनिक वॉर एज अ बैकग्राउंड? कौन से नोवेल में नेपोलियनिक वॉर बैकग्राउंड में था? तो ऑप्शन है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द वुडलैंडर्स, उसके बाद है द मूनस्टोन एंड वेनिटी फेयर। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेनिटी फेयर। वेनिटी फेयर होगा इसका आंसर। ये दोस्तों किसने लिखा था, कब लिखा था, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लिखा था विलियम मेकपिस थेकारे, इनके राइटर थे। मतलब मैं बस यहाँ पे थेकारे लिख देता हूँ तो आपको याद रह जाएगा। थेकारे द्वारा लिखा गया। तो ये कब पब्लिश हुआ था दोस्तों? ये पब्लिश हुआ था 19 वॉल्यूम में, और ये पब्लिकेशन हुआ था इसका 1847 से लेके 48 के दरमियान, और 19 वॉल्यूम्स थे इसके, इसीलिए ये ज़्यादा समय लगा रहा है। इसमें 19 वॉल्यूम्स थे, ठीक है, 19 वॉल्यूम्स। और ये एक तरह का ना सटायर था दोस्तों। आप लोगों को शायद पता होगा कि सटायर क्या होता है, ठीक है। सटायर मतलब व्यंग करना, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ राजनीति पे सटायर आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल नहीं, हालांकि बहुत दिनों से हम अगर इतिहास खंगाल के देखें तो जो नॉवेल्स लिखे गए हैं, कुछ प्लेज हैं, कुछ कविताएं हैं, लेख हैं, इन सब में सटायर रहता है, और ये सटायर ज़्यादातर पॉलिटिक्स के साथ ही जुड़ जाता है। तो इसके साथ आते हैं छठे क्वेश्चन में। द ईयर इन विच द फेमस मॉडर्न पोएम द वेस्टलैंड, हाँ जी, ये बहुत खास पोएम है, वेस्टलैंड वॉज पब्लिश। मगर क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है यहाँ पे। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वेस्टलैंड बहुत इम्पॉर्टेंट एक साहित्य का पीस है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़िए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से वेस्टलैंड से। इसके डिटेल को भी पढ़िए, मतलब एकदम डीप स्टडी कीजिए इसको। तो इसका दोस्तों इजी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका है 1922 है इसका। ऑप्शन में बहुत कुछ है, ये बेकार चीज़ है, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है 1922 में ये हुआ था। और लिखा किसने था दोस्तों? आप लोगों को शायद पता होगा, ये लिखा था एलियट ने, टी.एस. एलियट, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन नहीं 434 लाइंस थे, ठीक है, लाइंस इस कविता में, ठीक है, बहुत बड़ा है ये कविता। एक स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कि मॉडर्नर पोएम कहा गया है इसे। इस पोएम को कहा जाता है, इस टाइप के पोएम को कहा जाता है मॉडर्निस्ट पोएम, ठीक है, या फिर मॉडर्निस्ट पोएट इन्हें कहा जाता था, टी.एस. एलियट को। तो ये कब पब्लिश हुआ था इसे जानना पड़ेगा। ये हुआ था अक्टूबर महीने में यूके के एक मैगजीन में हुआ था, जिसका नाम था द क्राइटेरियन में हुआ था अक्टूबर महीने में। साल था 1922, यहाँ पे तो दिया ही हुआ है 1922 में यूके में पब्लिश हुआ। अब दोस्तों ये यहीं नहीं रुका, ये नवंबर महीने में, अगले ही महीने में, सेम ईयर का द डायल नाम के एक मैगजीन में होता है ये, मगर यूएसए में था, यूएसए में, ठीक है दोस्तों। पिछला वाला जो था वो यूके में हुआ था अक्टूबर महीने में, और दिसंबर महीने में यूएसए में हुआ था पब्लिकेशन, और उसका नाम था द डायल। और इसके साथ साथ ये मैगज़ीन जब कंप्लीट हुआ यहाँ पे यूके में और यूएसए में, उसके बाद इसका बुक निकाला गया था, ठीक है, पब्लिकेशन किया गया था दिसंबर महीने में, ठीक है दोस्तों। तो दिसंबर में, तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में ही हो रहा है। तो ये बहुत ख़ास है एक्चुअली, इसीलिए इसको लेके हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। 7वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अ रोज इज़ अ रोज इज़ अ रोज इज़ अ रोज, गजब लाइन है। तो ऑब्वियसली इस लाइन को पूछा जाएगा किसने लिखा या कौन सी कविता से है। तो पूछा क्या गया है,
दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई, ये स्टेटमेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि ये स्टेटमेंट है, कहा नहीं गया है कि ये कोई पोएम है, ठीक है, ना ही कोई स्टोरी कहा गया है, ना कोई नॉवल कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया है कि कहाँ से लिया गया या प्ले कुछ नहीं कहा। तो किस से है ये, शेक्सपियर से का है, जूलियट का, या फिर सिल्विया पाथ का कहना है, रॉबर्ट बर्न्स का कहना है, गर्टर्ड स्टेन का कहना है। तो दोस्तों ये असल में ऑप्शन होगा इसका, आप लोग गेस कर सकते हैं, तो मैं आंसर बता देता हूँ। ये है एक्चुअली दोस्तों गर्टर स्टेन का, ठीक है। ये 1913 में एक पोएम था, ठीक है, उसमें से लिया गया है, जिसका नाम है सैक्रेड इमीली, ठीक है दोस्तों, ये है उसका नाम। और ये एक किताब में मिलता है, और ये जब बुक बना तो वो 1922 में हुआ। इसमें जो कहा गया था वो एक कहा जा रहा है कि सीधा बात कहा जा रहा है कि जो जिसको आप ए शब्द कह रहे हैं वो ए शब्द ए ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे चीज़ को आइडेंटिफाई करके कुछ अलग बताते हैं कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो रोज़ है वो रोज़ है, रोज़ ही है और कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो ये असल में हम रोज़ किसी का नाम भी सोच सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जो कहा गया है, फर्स्ट वाला रोज़ आप इसे किसी का नाम पकड़ सकते हैं, मगर बाकी जो रोज़ है वो रोज़ ही है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात की गई है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबर्ग ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछा गया कि ये ब्लूम्सबर्ग ग्रुप के कौन कौन से सदस्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा सदस्य है इनमें से जो ब्लूम्सबर्ग ग्रुप में नहीं आते हैं। अगर आपको ब्लूम्सबर्ग के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्लूम्सबर्ग है, ये असल में यहाँ पे इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट, जो 20th सेंचुरी के कुछ महान लोग थे। ऑब्वियसली ये आपका कुछ एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। वो एक साथ स्टार्टिंग में ब्लूम्सबर्ग नाम का एक स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ पे ग्रुप बना के मिला करते थे, मीटिंग फिटिंग करते थे, ये मतलब दोस्तों की तरह चिल मारते थे। मगर ये ग्रुप बड़ा होता गया, इंटेलेक्चुअल्स में बढ़ते गए और इसका एक स्पेशल नाम पड़ गया, ब्लूम्सबर्ग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं उसमें से कौन नहीं था ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका सिडनी वेब, ठीक है। सिडनी वेब क्यों होगा, क्योंकि सिडनी वेब कौन थे इसे जान लेते हैं। ये कौन थे, को फाउंडर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के को फाउंडर थे, तो ऑब्वियसली ये ब्लूम्सबर्ग ग्रुप में नहीं थे, ठीक है। बाकी जो जो आपको दिख रहा है वो सब रहेंगे, आप अगर ढूंढ भी सकते हैं, E.M. फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, एडल्फ हक्सली, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, द फिगर ऑफ स्पीच। तो दोस्तों ये आ गया एक मज़ेदार चीज़, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इन द लाइन क्या है, व्हेन माई ब्लॉसम वाज यंग इज, पूछा गया है कि क्या ये मेटाफर है, क्या ये सिनिकडॉकी है, या फिर पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल। तो आप लोग शायद मेटाफर जानते होंगे कि जैसे मैं जंगल का शेर हूँ, तो जंगल का शेर तो मैं असल में हूँ नहीं, मगर अगर मैं वैसा कुछ कैरेक्टर वाला रहता हूँ, बड़े शान और शौकत से घूमता हूँ बिना डरे, तो ये मेटाफर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको इस लाइन में दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सिनिकडॉकी में आते हैं। सिनिकडॉकी में क्या कहा गया है कि जो अ पार्ट फॉर द होल होता है या फिर द होल फॉर अ पार्ट होता है,
उसे कहा जाता है सीनिक डॉगी। मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि कोई टीम जीत जाता है, इंडिया का क्रिकेट टीम, सोचिए कि अगर क्रिकेट टीम जो है वो मैच जीतता है तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि इंडिया विन, ठीक है, इंडिया विन कहते हैं, ठीक है, इंडिया विन द मैच। मगर क्या वो 12 प्लेयर, ये सॉरी माफ़ कीजिए 11 प्लेयर जो थे उस मैच में, वो क्या कुल मिला के इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी हाँ, वो कर रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया विन कहा जाता है। हालांकि पूरा इंडिया तो नहीं है, इंडिया में तो तकरीबन अभी अगर आप लोग लाइव आपका जनसंख्या देखें तो तकरीबन 138 करोड़ है जनसंख्या, ठीक है। तो ये बस 11 लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे एक छोटा सा ग्रुप पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है सीनिक डॉगी का। इसके बाद आते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका असल में आंसर पर्सोनिफिकेशन होगा। क्यों होगा? व्हेन माई ब्लॉसम वाज यंग। अब समझना पड़ेगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो ही आप समझ जाइएगा कि पर्सोनिफिकेशन में असल में क्या होता है कि किसी भी चीज़ में इंसान के फीचर्स को डाल देना, वही हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि तूफान के वक्त पेड़ ने अपना सर झुका लिया था, ठीक है। जो तूफान के वक्त पेड़ अपना सर झुका लेते हैं वही जिंदा रहते हैं, और जो डट के खड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर झुका लेने वाली जो बात है, वो बात दोस्तों केवल इंसानों और जानवरों के लिए हो सकती है, मगर पेड़ कैसे सर झुकाएगा, उसका सर ही तो नहीं है। तो वो जो फीचर हम डाल देते हैं पेड़ पे, तो वही बन गया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन शब्द को समझने से ही पर्सोनिफिकेशन निकल के बाहर आ जाता है। और लास्ट जो बचा है हाइपरबोल, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना, वही हो जाता है हाइपरबोल, ठीक है। दोस्तों आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ठीक है दोस्तों। लिरिकल बैलेड कब छपा था या पब्लिश हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1789, 1790, 1788 और 1804। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ज़रा बताइए कमेंट करके। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और एक कवि जुड़ जाएंगे, एस.टी. कोलरिज, या फिर हम कह सकते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1798, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे और भी इस तरह के ज़रूरी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। और आपको ये बात बता दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर कब का है, कहाँ से मैंने लिया है। ये दोस्तों मेरे को मिला था मेरे कॉलेज टाइम में, और ये मेरे विशेष एक टीचर द्वारा प्राप्त हुआ था हमारे कॉलेज के, तो उन्होंने हमें दिया था। ये था 1994 का पेपर दोस्तों, ठीक है। 1994 के पेपर्स में से मैंने कुछ क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं, और बाद में और भी कुछ पेपर्स ढूंढूंगा और वहाँ से भी क्वेश्चन निकालूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो इससे लिंक्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, एक घंटी जैसा दिखेगा, तो उसे प्लीज़ हिट कीजिए इस बेल को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और चाहे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।